नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव में। मैं हूँ वेद प्रकाश और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से, ऐसे हस्ती से जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में अब एक जाना माना नाम है इनका और बड़ी बेबाकी से अपनी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ईमानदारी से अपनी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जी खुद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीतन राम जी। जीतन राम जी, बिहार की राजनीति की अगर बात करें, चूँकि आप राजनीतिक दल से हैं और राजनेता हैं, तो राजनीतिक बातें होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। बिहार की राजनीति की बात करें तो बहुत इन दिनों उठापटक मची हुई है तमाम चीज़ों में, चाहे महागठबंधन को लेकर हो, एनडीए में भी खटपट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बिहार की राजनीति को जीतन राम मांझी कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, राजनीति की बात हम बहुत नहीं जानते हैं और राजनीति करते भी नहीं हैं। हम समाज के सामने जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए जो व्यवहारिक अनुभव है इस एज में और 40 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में, तो उसके आधार पर हम बात करते हैं। अगर उस आधार पर देखा जाए तो आज की जो बिहार की परिस्थिति है, हम लोग एक भ्रम की स्थिति में फंस गए हैं और फंसा दिए गए हैं, खास करके एनडीए के द्वारा और भाजपा के नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। और वो भ्रम ये है कि जब 2014 में आए विकास की बात करके बहुत लंबी लंबी बातें उन्होंने की, बहुत बहुत बड़ा दिवा स्वप्न दिखलाया, उन सारी बातों का अगर एक भी चर्चा करके 2019 का चुनाव वो जीतते तो कम से कम हमको संतुष्टि होती। हम विरोध में हैं, उसके बावजूद भी हम संतुष्टि होती और उसके लिए हम धन्यवाद भी दे सकते थे। लेकिन 2014 के सारे मुद्दों को गौन करके जो भ्रम की बात हमने कहा, भ्रम फैलाया गया दो कारण, दो तरह से। एक तो राष्ट्रवाद का भ्रम फैलाया गया कि भाई भाजपा ही और एनडीए ही राष्ट्रवादी है, वरना और कोई राष्ट्रवाद नहीं है। और पुलवामा की घटना, आज भी मैं कह सकता हूँ कि पुलवामा की घटना इन लोगों की साजिश थी। हमारे 44 जवानों का शहादत के बल पर ये राजनीति किए। हम कहना चाहते हैं कि यदि सही आप देश के चौकीदार हैं, चौकीदार एक बहुत बड़ा शब्द है, हम नमन करते हैं चौकीदार को, लेकिन चौकीदार का पर्दा ओढ़ करके आप बेईमानी का काम कीजिएगा तो आप चौकीदार पद को भी बदनाम कीजिएगा, और वो आपने किया। जब इतनी भारी सुरक्षा आपके साथ थी, मिलिट्री लिफ्ट मांग रहा था कि हमको दीजिए एयर लिफ्ट आपने नहीं दिया, फिर अपना उसका कन्वॉय चलने लगा दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए, तो पहले रेकिंग करता है, 2-3 दिन हर तरह की व्यवस्था होती है, चुस्त दुरुस्त हो जाता है, तब उनके कन्वॉय चलता है। और उस कन्वॉय में बीच में एक कार आरडीएक्स कार 3 क्विंटल, हाँ काफिला चल रहा था, 3 क्विंटल लेकर के घुस गया और ब्लास्ट किया गया। तो कैसे चौकीदार आप हैं? आप चौकीदार का नाम बदनाम किया। और उसके बाद एक बहाना लेकर के उन्होंने कहा कि हमें एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक किया, हम भी कहते हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ होगा, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में जब चंद्रयान जा रहा है चंद्रमा पर, हम डे टू डे उसके बारे में जान रहे हैं कि वो क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, कितने सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। हम आप बतिया रहे हैं उनके कि हाँ वो खाका हो रहा होगा कि है सुई तक के। तो ये एयर स्ट्राइक करके 400 लोगों को मारा इन्होंने, तो उसके बारे में कोई भी तो बोलता। तो आज तक तो किसी ने नहीं कहा। इन्होंने गाल बजाया कि हम इतना को मारा। कहने का मतलब वो झूठी बात कह करके उन्माद फैलाया यहाँ के युवाओं में। यहाँ के युवा में देशभक्ति का कोई कमी नहीं है और संवेदनशील होते हैं। और ऐसे मानों में हर देश हिंदुस्तान का एक चरित्र रहा है कि जहाँ राष्ट्रीयता की बात आती है, सब हर चीज़ छोड़ करके एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं। उसी सेंटिमेंट को इन्होंने कैच किया और युवाओं को साथ ले लिया और युवा सब मिल करके जाति पाति धर्म छोड़ करके सब इनको वोट दिया। तो एक तरह से झूठी राष्ट्रवाद को लेकर के इन्होंने किया, भ्रम में डाला। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किया, वो हम याद दिलाते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य का यहाँ स्थापना हुआ था, तो उस समय बहुत से देसी रियासतें थी,
जब देसी रियासत के लोग जब चढ़ाई करते थे या चढ़ाई होने पर फेस करते थे, और जब मुगल साम्राज्य के लोग हारने लगते थे, तो जाना जाता है वो अपने सामने गायों का एक कतार रख देते थे, सो दैट कि गाय पर यहाँ के लोग प्रहार नहीं करेंगे, और इस तरह से वो सट जाता था हिंदू रियासत के नज़दीक और उसको कब्जा कर लेता था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए की सरकार ने वही नीति को यहाँ अपनाया, और आपने देखा होगा हर बूथ पर उनके 10-20 आदमी हुए, हर पंचायत में अगर 25-15 गो बूथ है तो 15 बूथ पर उनके हो गए 1000 आदमी, और उसको कंट्रोल करने के लिए 15,000 रुपये महीना दे करके मोटरसाइकिल की सुविधा दे करके लोगों को लगाया। और उन लोग क्या किया, उन लोग किया गांव घर में जा कर के, आप देखते होंगे, शिव चर्चाएं चलाया, घर घर शिव चर्चाएं चली, ये सुन लीजिए, शिव चर्चाएं चलाया और जग करवाया, और अंत में ही हुआ कि गुरुदेव का आदेश है कि भाजपा को हम लोग वोट दें, और यही वोट दे करके आज वो जीत गए हैं। तो कहने का मतलब भ्रम में फंसा करके आज राजनीति किए हैं। आज बिहार की स्थिति मोर और लेस इसी में फंसा हुआ है। आज देखिए ना, नीतीश कुमार जी इतना तेज़ तर्रार पॉलिटिशियन हैं, और हम कह सकते हैं कि अभी सबसे तेज़ तर्रार पॉलिटिशियन वो हैं, लेकिन आज कैसे डायलमा में फंस गए। चाहे 3 तलाक का मामला हो या 370 का मामला हो, उनके लोग पार्लियामेंट में हाँ कहे, बहुत सारी बात बोले कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, और फिर जब ये हुआ तो अबाउट टर्न ले लिए हैं, यू टर्न ले लिए हैं। हमारा कहना है कि वो अब चाहे जिस भी कारण से हो, वो अभी एनडीए के मोह से नहीं हटे हैं, और अब बिहार के सामने, बिहार के जनता के सामने ये बात स्पष्ट हो गई है कि क्या धार्मिक उन्माद की बातों को लेकर के हम लोग चुप रहें, विकास का काम को लेकर के हम लोग चुप रहें। आज बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, रोज़ डेली कुछ घटनाएं हो रही है। आज शराब के नाम पर समाज सभी पुलिस लोग शराबी को पकड़ने में लगे हुए हैं, बनाने वाले को पकड़ने में लगे हैं, और सब गरीब को पकड़ पकड़ के जेल भेज रहे हैं। बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो सब बच रहे हैं पैसा के बल पर। कहने का मतलब कि हमारा बिहार की आज स्थिति इस तरह से चरमरा गई है जिसको कि देखने वाला कोई नहीं है। वैसी परिस्थिति में हम महागठबंधन के लोगों का एक फर्ज बनता था कि हम लोग एक हो करके, चुनाव में जीत हार होती है, आज उसका मुखालफत करते, लेकिन दुख है कांग्रेस अलग राग अपना रहे हैं, राजद के लोग दूसरे ही ढंग से हैं, तेजस्वी जिन पर हम लोग विश्वास किया था अभी अज्ञातवास में एक तरह से हैं। तो फिर हम ऐसे छोटी पार्टी जो 2 दिन का है, हमारा कोई बहुत बड़ा विस्तार भी नहीं है, तो लेकिन विचार तो है, दुख होता है, दिल रोता है क्या। लेकिन जीतन राम मांझी को तो बिहार की जनता मानती है, बिहार की जनता चाहती भी है, और आपका एक वोट बैंक भी है आपका एक, चाहे वो जातिगत आधार पर हो या फिर वो आपके कामों के आधार पर हो या आपके व्यक्तित्व के आधार पर हो या आपकी पार्टी के नाम के आधार पर हो, एक वर्ग है जो जीतन राम मांझी को चाहता है। ये आपने देखा होगा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के, शहीद दिवस के दिन पर जब सदस्यता अभियान का हमने चालू किया, और यहाँ पर हम समझते थे कि 100-200 आदमी आएंगे, एक अभियान शुरू कर देंगे, लेकिन उस दिन 2000 आदमी आ गए। और आने के बाद एक सर से जो बात आप कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी तक एनडीए ने भी आपको ठगा, महागठबंधन में भी आपको ठगा, अब आपको इंडिपेंडेंट राजनीति करने की आवश्यकता है, और हम आप लोग के साथ हैं। उसी बिना पर हम उस दिन घोषणा भी कर दिया है कि अब न हम कांग्रेस की ओर ताक रहे हैं, न राजद की ओर ताक रहे हैं, न एनडीए की तरफ ताक रहे हैं। हम जनता के सामने अब अपना जो स्वरूप है उसको ले करके जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि चाहे शिक्षा नीति हो, अर्थनीति हो या करप्शन हो, इस सब को हम एक नया मॉडल जो देना चाहते हैं वो लेकर के जनता के सामने हम स्वतंत्र रूप में जाएंगे। अगर जनता चाहेगी हमें अपनाना तो उस रूप में हम काम करेंगे, जनता नहीं अपनाएगी तो हम संतोष करेंगे कि साहब हम गलत रास्ते पर थे। इसीलिए हमने उस दिन तय किया कि 2020 का चुनाव बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर इन सेपरेट चुनाव लड़ेगा, और इसकी 243 सीटों पर 43 सीट पर, और इसकी विधिवत घोषणा हम नवंबर महीना में कृष्ण मेमोरियल हॉल या और कोई बड़ा हॉल में एक सम्मेलन करेंगे। किसकी, आज इसे सदस्यता अभियान चलाया तो
तो हमारे एक्टिव सदस्य होते हैं, 25 को साधारण सदस्य बनाने के बाद एक एक्टिव सदस्य होते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने समर्थकों को कि हमने एक कॉल दिया कि एक्टिव सदस्य से ही काम नहीं चलेगा, हमारे साथ आजीवन सदस्य बनिए। आजीवन सदस्य भी बने हैं उसी दिन, जिस दिन शुरू किया उस दिन 30 आजीवन सदस्य बन गए। और नहीं पहले कहा गया था, अगर हम कहते कि आजीवन सदस्य बनना है तो सैकड़ों की संख्या हो जाती। अब सब लोग गए हैं। हमारा कहना है कि आजीवन सदस्यों को लेकर के और एक्टिव सदस्यों को लेकर के एक सम्मेलन करेंगे पटना में, और उस दिन विधिवत घोषणा करेंगे कि हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव बिहार में लड़ेंगे। अब आप जैसा कह रहे हैं कि आपको ठगा गया, बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी, और जेडीयू है उसकी तरफ से भी, साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से। लेकिन महागठबंधन का कहना है, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि जीतन राम मांझी जी को बहुत सम्मान दिया गया। आपकी पार्टी के कोई विधायक नहीं थे, बावजूद इसके आप एमएलसी बने। आपके लोकसभा चुनाव में 3 सीट दिया गया, आपको विधानसभा उपचुनाव का एक टिकट दिया गया। तो इससे ज़्यादा सम्मान और क्या चाहिए, ये कहना है कांग्रेस। ये कहना उनका गलत है, लेकिन हम उनके बातों को, कांग्रेस की बातों को एटलीस्ट हम कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म कांग्रेस से हुआ है और कांग्रेस की नीतियों को हम भली भांति समझते हैं। ये भले इधर छोटे भैया लोग आ गए हैं, अपने राजनीति कर रहे हैं, जेडी और बात है, लेकिन हाँ लेकिन छोटे भैया मैंने कांग्रेस में भी लोग, वैसे लोग अभी हैं जो कांग्रेस की नीति को नहीं समझते हैं। उनका क्या आधार है जो बोलते हैं कि जीतन मांझी को ज़्यादा तरजीह दिया गया? वो खड़ा हो जाए ना समाज में, आगे अल्लाह से वो भी लड़ें, जीतन मांझी भी लड़ें, और वही 2020 को हम दिखलाने वाले हैं कि अगर है हिम्मत तो 2020 में कांग्रेस भी लड़े, जीतन मांझी भी लड़ता है। वो पुरानी पार्टी हैं, उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर हमसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट पोल कर देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन बोलने को तो किसी को तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में हम कहना चाहते हैं, तरजीह देने का क्या मतलब है? अगर कहते हैं कि एमएलसी बनाया तो हम कह सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, अररिया का सीट जो सरफराज आलम जीते वो जीतन मांझी के बल पर जीते। अगर जीतन मांझी नहीं होता तो चुनाव वो नहीं जीतते। उसी प्रकार से जहानाबाद का सीट जो मुंदिका जी ऐसे अच्छे आदमी जब जीतते थे 12-14 हज़ार से, जब जीतन मांझी आया तो 36,000 वोट से जीते। ये किसका वोट था? ये वोट कांग्रेस का था कि ये राजद का वोट था? वो सब जीतन मांझी का वोट था। 11-12% जीतन मांझी के साथ गरीबों का, दलित तो है ही हैं, गरीब अन्य वर्ग में गरीब लोग भी जीतन मांझी के साथ हैं। और आज वही लोग कह रहे हैं कि जीतन मांझी चाहे विद्यार्थियों के लिए भत्ता का बात किया हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात किया हो, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किया हो, किसानों के लिए फ्री बिजली देने की बात किया हो, ये सारे बात से लोग निश्चित रूप में चाहते हैं कि जीतन मांझी का जो थीसिस है वो प्रिवेल करना चाहिए। और वो लोग चाहत में हैं कि जीतन मांझी अकेले आवे, हम उनको मदद करेंगे। तो इसमें कहने की कौन बात है? हमको उन्होंने जो एमएलसी हमारा बच्चा को दिया तो वो कोई भीख नहीं दिया। हमने उनको उनके लिए उनको हमको बार बार बुला रहे थे और बार बार कह रहे थे कि साहब आपको आइए, सामाजिक हित की बात हम लोग सोचते हैं, सामाजिक न्याय की बात सोचते हैं, इस लाज पर चले आए। एनडीए में हम लोग थे, एनडीए में हम चाह रहे थे कि हम और दिन रहें, लेकिन जो यही आज प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, इसलिए हमारा आरक्षण कर्टेलमेंट हो रहा है। न्यायपालिका में हमने आरक्षण की बात किया था, उसकी बात उन्होंने नहीं सुनी थी, ये सब हुआ। हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान सबको शिक्षा एक समान, लोहिया जी ने कहा था, हमारा अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। लेकिन इस 70 वर्ष में ऐसा न करके एजुकेशन को प्रोफेशनलाइजेशन कर दिया है। 20 लाख 25 लाख देख करके अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाता है, बहरहाल गरीब के बच्चा को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है, कॉपी नहीं मिलती, किताब नहीं मिलते हैं, हर तरह से लोग डिप्राइव्ड हैं। और यही कारण है कि आज अनएम्प्लॉयमेंटों का जो जत्था बढ़ा है वो गरीबों का बढ़ा है। अमीरों का बेटा हर तरह से चाहे जॉब ले लेता है, चाहे व्यापार कर लेता है। तो इस त्रासदी को मिटाने का एक ही उपाय है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करेंगे तो न तो उसमें आरक्षण का झगड़ा होगा और न जात पात का झगड़ा होगा। इस पर ये आज तक 70 साल में जो शासन किया कथित रूप में, ये लोग बेईमानी पूर्वक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता और हम इसको चाहते हैं। और इस चीज़ को समाज जब सुना है तो एकदम आंख बिछाए हुए है
कि जितना जल्दी हो सके अगर इनको सत्ता मिलेगा तो ये कर देंगे। और 9 महीना हमको सत्ता मिला था, आपने देखा था, किसानों को बिजली फ्री करने की बात किया था, नौजवानों को हमने भत्ता देने की बात किया था, सिपाहियों को 13 महीना का पे देने की बात थी, आप लोग जो पत्रकार थे उसको पेंशन देने की बात, जो गरीब सेक्शन के लोग थे उनको हमने टच किया था। और हमको यही लगता है कि गरीब की भलाई ये लोग नहीं चाहते हैं और हम शुरू किया था, इसीलिए हाँ, इसीलिए साजिश के रूप में हमको हटाया। और आज हम समझते हैं सबके दिल में बात है कि जीतन मांझी अगर स्वतंत्र रूप में रहता है तो निश्चित है कि ये सारा काम करेगा। इसलिए लोग आंख बिछाए हुए हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे सिपाही हों, चाहे होमगार्ड हों, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हो, सब लोग चाह रहे हैं कि जीतन मांझी स्वतंत्र रूप में आवे। एक मौका हम देंगे और वो करके दिखलावेगा। आरक्षण को लेकर आपने कहा और कहा कि जात पात सब तमाम चीज़ें खत्म होनी चाहिए, आरक्षण के पक्षधर हैं आप? निश्चित रूप में आरक्षण क्या पश्चात इस रूप में है, बाबा अंबेडकर के फॉलोवर हम लोग हैं। बाबा अंबेडकर भी यही कहते थे कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जब तक समाज आगे नहीं बढ़ता है तब तक आरक्षण होना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कर दीजिएगा, सबके बाल बच्चा एक ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे, हाँ, और खाएंगे पिएंगे और मेरिट से अपना ले लेंगे, वो अपना जॉब ले लेंगे, चाहे व्यापार बना कर लेंगे, वहाँ पर ना आरक्षण की बात होगी न जातीयता की बात होगी। तो वो व्यवस्था करने तक आरक्षण रहना चाहिए, इसका हम हिमायती हैं। लेकिन वो व्यवस्था यहाँ के लोग बेईमानी पूर्वक नहीं कर रहा है, इसलिए कि आरक्षण के नाम पर वोट ले रहा है, जात के नाम पर वोट ले रहा है। आरक्षण और जात को ये लोग नहीं मिटाना चाहते हैं। बाबा अंबेडकर आरक्षण और जात को मिटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। और जाति के लिए उन्होंने देखा होगा कि 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था कि जहाँ जात पात का कोई मामला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब हमारा समाज ये बाबा अंबेडकर का समाज का स्वरूप होना चाहिए और उसके लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम बहुत आवश्यक है, ये हमारी मानना है। जीतन जी, एक सवाल और आपसे करते हैं कि जब गठबंधन था यहाँ पर, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और लड़े, परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं आया, चाहे वो जो भी कारण रहा हो, कारण पे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन उसमें जब ये भी हुई थी बात कि ये महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो और आपकी पार्टी, ये इंटैक्ट रहेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उस समय ही इसकी घोषणा आप लोगों ने कर दी थी एक संयुक्त प्रेस वार्ता में। लेकिन उसमें आप लोगों ने प्रोजेक्ट, उसके बाद भी जितनी सारी बातें हुई उसमें प्रोजेक्ट करते गए, तेजस्वी को आप लोगों ने हमेशा फ्रंट में रखा, आगे लाने का काम किया, चूँकि बड़ी पार्टी है, शायद ये वजह रही हो। लेकिन अनुरूप नहीं उतर पाए, आप लोग का जो अपेक्षा था उसके अनुरूप उतर नहीं पाए तेजस्वी। चुनाव परिणाम भी कई जगह सवाल ये भी उठे कि उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, आरजेडी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, और ये खुलकर भी बातें आई। क्या कहेंगे आप कि धीरे धीरे आरजेडी से जो वो दूर जा रहे हैं, आरजेडी की बैठकों से, विधानसभा सत्र से, विधानमंडल के सत्र से दूर जा रहे हैं, आरजेडी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर हम कह रहे हैं आज भी, और जब हम एनडीए में थे तो भी कहा था एनडीए को, यहाँ आए गठबंधन में तो भी गठबंधन को कहा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था। आज 5 पार्टी हैं, 6 पार्टी हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी डिसीजन हो तो पांचों बैठ करके तय करें। अनफॉर्चुनेटली चाहे टिकट बंटवारा का मामला हुआ या चुनाव हारने के बाद हुआ, कभी एक जगह बैठ करके चुनाव की समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक जगह बैठ करके हम लोग समीक्षा करते, जहां हमारी कमजोरी थी उसको दुरुस्त कर करके आगे बढ़ने की बात करते। क्योंकि एक ही चुनाव लोकसभा तो न था, पार्लियामेंट का चुनाव के साथ विधानसभा, फिर पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है। ये प्रक्रांतिक प्रक्रिया रहे, भले जीतन मांझी रहे या न रहे, लेकिन ये प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो इसके लिए आवश्यकता थी कि गठबंधन को सभी लोगों को बैठ करके मिलजुल करके बात करना चाहिए। जुड़िए न, मई खत्म, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त आज बीत रहा है, कहाँ हम लोग एक साथ मिल रहे हैं? क्यों? कारण कारण क्या कारण क्या है इसकी बात अभी हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम जो भी नेताओं से बात होती है, हम राबड़ी जी से भी जा कर के मिले, अभी हम जाने वाले थे लाल संबंध तो सबसे अच्छे हैं। हाँ, सबसे अच्छे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। इसलिए कि हमारे दिल में कहीं कोई न लोभ है और न किसी प्रकार का ईर्ष्या है। जो भी है सम्मान परिस्थिति जनहित में जो बातें हुए उसको हम करना चाहते थे। तो लालू जी से लास्ट सैटरडे को मिलने जा रहे थे, उन्होंने समय नहीं दिया, उनके समधी लोग आ गए थे।
और इस बीच में आज हमको मौका नहीं मिला आज सैटरडे को, इसलिए नहीं जा सके। लेकिन राबड़ी जी से हम मिले थे, राबड़ी जी से कहा था कि मैम सभी लोगों को आप बुलाइए, आपका ये जो मकान है सेंटर है महागठबंधन का, इसलिए यहाँ बुलाइए, हम लोग सब आवें और आपके नेतृत्व में ही हम लोग आपस में विचार विमर्श करें कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो उन्होंने कुछ कहा, वो बात की बात चर्चा न करेंगे, आसान भी थे कि ऐसा होगा। हमारे बीच में सहनी जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसी ऐसी बात होनी चाहिए। एक दिन उपेंद्र कुशवाहा जी से भी टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जी मिल लो करके बात होंगी। कांग्रेस के लोगों से हमारी बात नहीं हुई, एक दो विधायक हमारे पास आए थे, उन लोगों ने भी यही कहा था कि भाई अब तो लगता है कि राजद के लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सो बाकी लोग मिल करके काम कीजिए। हम हाँ, कांग्रेस पार्टी का तो ये आरोप है, कांग्रेस पार्टी के तो नेता खुल के अब ये कहने लगे हैं, बैठक भी हुई थी उनकी, समीक्षा बैठक, वो खुल के कहने लगे हैं कि आरजेडी की वजह से कांग्रेस की ये हालत हुई। नहीं अल्लाह देखिए, बिना आपस में विचार विमर्श किए अगर वो कहते हैं तो उनकी बात है। इस बात को हमने आज अगर हम अकेले कह लें कि कांग्रेस के चलते ऐसा हुआ या राजद के चलते ऐसा हुआ, वो बेईमानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में बैठ करके एक दूसरे का राय जान लें, कहाँ किसकी गलती है, कहाँ कौन सही पॉइंट पर, और उसके बाद कहें तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा तो चलिए, अब बिहार की राजनीति की बात होगी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद 370 उम्मीद नहीं थी, अचानक से पेश हुआ, खत्म भी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश तो बन गए। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम तो अपनी पुरानी बात को ही कहेंगे कि जब 370 कानून वहाँ पर लगाया जा रहा था, संविधान संशोधन चाहे जो भी कर करके, उस समय ये नहीं कहा गया था कि 370 कोई परमानेंट कश्मीर में लगा रहेगा। उस समय भी कहा गया था कि ये अस्थायी व्यवस्था है, जब समय स्थिति में सुधार होगी तो सर्वेक्षण उपरांत लोगों की राय लेने के बाद इसको ख़त्म किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 70 वर्ष गुजर गए, प्रयास होता रहा होगा, ये बात मैं नहीं कहता हूँ कि प्रयास नहीं होता रहा होगा, लेकिन उसमें सक्सेस कोई नहीं हुए। आज नरेंद्र मोदी जी ने 370 को और 35A को हटाने का एक जो निर्णय लिया, हम ये नहीं कहते हैं कि 370 नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो अस्थायी था, सबका कहना था कि वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो सेकंड क्लॉज था कि हम लोगों की राय को ले लें, सर्वेक्षण कर लें कि वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, तो वैसी परिस्थिति में बिहार वहाँ कश्मीर का विधानसभा थी, चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, आप पार्लियामेंट में मेंबर भी भेज रहे थे। तो अगर अभी आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और समझा कि वहाँ असेंबली नहीं है, तो जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव आप किए, आप अपने सिद्धांतों के आधार पर अपार बहुमत प्राप्त किया, तो आपको लोकसभा की वहाँ विधानसभा का चुनाव करा लेना चाहिए था। और चुनाव करा लेने के बाद उसका डिसीजन होता, उसका रिजोल्यूशन होता कि हाँ 370 हटाइए, हटा देते, हम दोनों हाथ से समर्थन करते। उदाहरण देना चाहते हैं, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, तो क्या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया था कि बिहार और सरकार को ये हो जाए? बिहार असेंबली ने यूनानिमस यहाँ से प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव को उन्होंने इंडोर्स किया और झारखंड और बिहार बट गया। यही संवैधानिक प्रावधान है। तो हमारा कहना है कि संवैधानिक प्रावधान है, हमारा संविधान है, आपको अपार बहुमत है, तो ये जल्दीबाजी किस बात की थी? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बावजूद उसके जब डिसीजन हो गया तो डिसीजन हो गया, हम लोग ये बात को समझते हैं, लेकिन उनको वहाँ के राय ले लेनी चाहिए थे। ठीक है, मेजोरिटी के लोग चाहते होंगे कि हाँ साहब 370 हटना चाहिए, तो उनकी राय लेने में क्या फ़र्क पड़ता था? और नहीं तो जाना जाता है, दूध है, दूध में एक बूंद नींबू का रस पड़ जाता है तो समूचा दूध फट जाता है। तो ये कहने ने कि कश्मीरियन में बहुमत है कि मिला लेंगे, तो बहुमत ज़बरदस्ती ना आप मिलाए हैं, अरे उनसे राय लेकर के आप मिलाते, कोई बात नहीं रहती। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि साहब वहाँ पर जो काम हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ है। काम हुआ अच्छा मान सकते हैं, 370 हटना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को दिल दुखा करके नहीं वैसा होना चाहिए था। ये डेमोक्रेसी का तकाजा नहीं है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे और जीतराम जी,
नीतीश कुमार जी से आपके बहुत अच्छे संबंध थे, हैं और उम्मीद करते हैं रहेंगे भी। बहुत मानते हैं, समाज कल्याण मंत्री रहे आप, उनके अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी, आपने खुद उस वक्त कहा था, मुझे याद है जब इंटरव्यू ले रहा था आपका, तो कि आपको भी नहीं पता था, आप कहीं शायद गया या जहानाबाद जा रहे थे, रास्ते से आपको फ़ोन करके बुलाया गया और अचानक विधायक दल की बैठक में घोषित किया गया। तो अचानक से मुख्यमंत्री पद दिया गया, फिर अचानक से हटा दिया गया। आपने आरोप गंभीर लगाए भी हैं नीतीश कुमार पे कई बार कि इस तरह से हटाना असंसदीय है और ये तरीका सही नहीं था उनका। नीतीश कुमार जी को जबकि आप तारीफ भी करते हैं, अभी भी आपने तारीफ की कि नीतीश कुमार अभी इस वक्त बड़े नेता हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और लालू प्रसाद के हवाले से भी एक शिवानंद तिवारी ने कहा था कि लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की थी कि इस वक्त बिहार में लालू प्रसाद से भी ज़्यादा समझदार कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। तो आखिर नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी आज के राजनीतिक परिदृश्य में किस रूप में देखते हैं? बात सही है कि आज भी हम नीतीश कुमार जी का जहाँ व्यक्तिगत और नीतिगत मामला है उसमें हम विरोध नहीं करते हैं, और इसलिए विरोध नहीं करते हैं कि हमारे ऐसे आदमी जो कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री पद हमको मिलेगा, उसको उन्होंने बनाया, और उस दिन सचमुच में हमें लगा कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत विचारमान है, सारी बात है। एक चीज़ जो हम नीतीश कुमार से भी बोल चुके हैं कि मान्यवर, आपने जो काम किया, हम क्या, हमारा परिवार और हमारा जो आने वाला नींव है, सब याद रखेगा आपको, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन क्या आपको हुआ था कि जो आपने कह दिया कि जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना के हमने भारी गलती की है, यहीं पर आपका जितना किया हुआ उपकार मेरे ऊपर था सब खत्म हो गया। क्या ज़रूरत थी आपको? जब हम मिले थे बीच में, हम लोग कुछ दिन हम लोगों का अच्छा रिलेशन हुआ था हमारे। हाँ, कहा भी था, अनौपचारिक बातचीत ऐसी और उसमें कहा भी था कि अगर वो कह देते तो मैं ऐसे ही पद छोड़ देता, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मुझे क्यों बना दिया मुख्यमंत्री। वो 2005 में हमको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया थी, मिनिस्टर बनाया था। 4 घंटा के अंदर ही आप लोग कह दिए उनको कि आपके यहाँ दागी मंत्री हैं। तो हमको बुलाया गया, कहें कि मांझी जी, हमको न पता था कि आप पर केस है, अगर ऐसा होता तो हम आपको मंत्रिमंडल में नहीं रखते। हमने उनको कहा था कि अगर आपका ये सोच थी तो लाइए कागज़, हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन 4 सीटें लालू जी हैं, जो केंद्र में रेलवे मंत्री हैं, और हम पर तो मात्र मुकदमा है। इसीलिए हम सोच कर, हाँ, इसीलिए सोच करके, और उस समय हमको नहीं मालूम था कि उन पर भी मुकदमा था, नहीं तो हम कह देते कि आप पर भी तो 302 का मुकदमा है, तो क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो लेकिन ये बात नहीं जानकारी थी, लेकिन इसीलिए हम कहा कि केस किसी पर मुकदमा हो जाना बात नहीं, इसीलिए हमने किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप स्वच्छ छवि बनाना चाहते हैं तो लाइए, हम आपको इस्तीफा, वहीं पर इस्तीफा दे दिया था, वही चीज़ याद दिला दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पद के लिए कुछ हैं, हम एक चीज़ के लिए अपने जीवन में इच्छा किया था कि हमको जनप्रतिनिधि रहना चाहिए, चाहे एमएलए के रूप में रहें, चाहे सांसद के रूप में रहें, और सो हम अभी हैं। तो न हम मंत्री के लिए किसी को कहा, न विभाग के लिए कहा, न मुख्यमंत्री के लिए कहा, आपने बनाया। तो कौन ऐसी बात हो गई थी जिसमें कहा कि जीतन मांझी को बनाया तो बड़ी गलती की? इस पर हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। वो अनकहा रह गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है किसी के कहने पर, किसी के गलत सलत पेंट करने पर इंसान का कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो वो ऐसा उन्होंने किया, लेकिन बावजूद उसके आज जो भी हम हैं, हम कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आज एक्स मुख्यमंत्री के रूप में जो हमें सुविधा है, या कहीं हम जाते हैं, वो सुविधा तो नहीं रहती है, तो पहचान नहीं होती। इसलिए उनका चाहे गलत ही सही, वो अब यही कह करके, अब तो उपकार नहीं है, हाँ, इसलिए कि उन्होंने कह दी कि गलती की है, तो इसलिए उपकार नहीं, लेकिन गलती ही सही उन्होंने जो किया है, हम समझते हैं कि उन्हीं के कारण हमें बदनाम नहीं होते। एक आखिरी सवाल जीतन जी आपसे, एक आखिरी सवाल, एनडीए की तरफ से अब न्योता आता है, क्योंकि आपने तो महागठबंधन से हटने का फैसला कर लिया है, अब तो अकेले लड़ने का। अगर एनडीए की तरफ से अगर आपको निमंत्रण आता है कि वापस फिर से एक बार शामिल हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, तो क्या जीतन राम मांझी रुख कर सकते हैं? देखिए, हम आपका दोनों बात का को कंट्राडिक्ट करते हैं। हम महागठबंधन से हट गए हैं, ये कैसे कहते हैं आप? हम महागठबंधन से नहीं हटे हैं। हमने कहा है कि हमारी पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है, मान्यता है, उसकी जो अहर्ता है,
हम 2 इलेक्शन लड़ गए, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से। दोनों ने कहीं न कहीं हमको एक तरह से धोखा दिया, कम सीट दे करके, जिसके चलते न तो हमको परसेंटेज ऑफ वोट मिला रिक्वायर्ड और न तो नंबर ऑफ सीट मिला। नियम यही है कि अगर पार्लियामेंट लड़ते हैं तो 1% वोट पोल, टोटल वोट पोल का अगर हमको मिल जाता तो हमको मान्यता मिल जाती, या 2 सीट जीत कर चल जाते तो मान्यता मिल जाती। उसी प्रकार से विधानसभा का था, अगर 6% वोट हमको मिल जाता तो हम मान्यता हमको मिल जाती, या 2 एमएलए जीत जाते तो मान्यता मिल जाती। तो ये दोनों नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि जैसे अभी पार्लियामेंट में हम लड़े, 3 सीट कहने को मिला। जानते हैं राजद को 31% वोट मिला है और जीतन मांझी को 20% वोट मिला है। 3 सीट लाने वाला 20% वोट ला सकता है और 17 सीट लाने वाला 32 सीट ला सकता है। किसका जनाधार ज़्यादा है? हम यही कहना चाहते हैं। कांग्रेस कई एक सीट पर लड़ी, कितना परसेंट वोट उनको आया है? मेरा कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ वोट मेरा कहीं ज़्यादा है। अगर हम 10 सीट पर लड़ते तो निश्चित है कि हमको यहाँ पर 1% वोट टोटल हो जाता। उसी प्रकार से असेंबली में हमको 21% वोट दिया गया था, 21 सीट दिया गया था। जानते हैं उस समय भी हम टोटल वोट पोल्ड का करीब करीब 4% वोट हमको आया था। अगर हम 50 सीट पर लड़ते तो हमको 6% वोट आ जाता, हमें मान्यता मिल जाती। अगर सीट मिलते या न मिले तो हम अपने पार्टी के अस्तित्व बचाने के लिए हमने कहा है कि अगर महागठबंधन के लोग ये समझते हैं कि जीतन मांझी से हमको फ़ायदा है तो हमको ऐसा सीट दें ताकि हम चुनाव में सीट जीतें न जीतें, परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा आ जाए ताकि हमारी पार्टी की मान्यता बरकरार रहे। उदाहरण भी हमने दिया, मान्यवर कांशीराम शुरू उत्तर प्रदेश में जब राजनीति शुरू किए तो समूचे 554 सीट पर पार्लियामेंट पर लड़ गए। सब लोग कहें कि पागल है, अब वो हंसते थे। और जब लड़ गए तो उनको करीब करीब 2% वोट प्राप्त हुआ सभी पोल का, और 1% वोट पोल होना चाहिए था मान्यता प्राप्त होने के लिए। उनकी पार्टी की मान्यता मिल गई और वो मान्यता के चलते आज कहाँ भाजपा आती बसपा है। तो सोच रहे थे हमारे यहाँ भी अगर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होता तो हम परसेंटेज ऑफ वोट जरूर ज़्यादा ले आते। सीट मिलता ना मिलता अलग बात है, हमारी पार्टी बनी रहती। आज हमारे सामने पार्टी का संकट है, इसीलिए हमने कहा है कि भाई अगर आप समझते हो कि हम आपके लिए हैं तो नंबर ऑफ सीट हमको बढ़ाओ ताकि हमको परसेंटेज ऑफ वोट आ जाए। हाँ, खुला हुआ तो रखा है। ऑप्शन खुला हुआ है, ऑप्शन खुला और यही ऑप्शन अगर एनडीए की तरफ से इस तरह का कोई ऑफर एनडीए के साथ तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए कि एनडीए के प्रधानमंत्री जी हमको बहुत मानते रहे हैं। आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अभी हाल में राइजिंग इंडिया का हुआ था तो हम तीसरा बेंच पर बैठे हुए थे और वो जो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हाँ हाँ हाँ, और पलामू और ये बिहार के जो बॉर्डर है, झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, वहाँ पर एक कोई सिंचाई योजना है जो बहुत पहले 32 करोड़ में ये हुआ था और अब उसको लागू किए हैं तो उसमें 2400 करोड़ रुपया लग रहा है। तो वही कहने कि देखिए मांझी जी बैठे हुए हैं, इन लोग वहाँ पर रहे तो इतना पैसा लगा था, आज इतना पैसा। सब कोई देखने लगे कि मांझी जी कौन है भाई। तो आप जोड़ सकते हैं कि बहुत से एमपी को चिनते भी नहीं हैं और जीतन मांझी को जानते हैं। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं पहले भी कि जब मंत्री को लोग समय नहीं देते थे मिलने के लिए, हम जेते थे तो पार्लियामेंट में बुला के हमसे बात करते थे। लेकिन ये तो व्यक्तिगत बात हुई, इसके लिए आज भी हम अनुग्रहित हैं। लेकिन हम समाज के लिए हैं, हम पार्टी बनाए हैं समाज के उत्थान के लिए, और हम हैं शेड्यूल कास्ट से। हम शेड्यूल कास्ट के बारे में उनको यही कहा था कि आप आरक्षण का दायरा को बढ़ाइए, आरक्षण का दायरा बढ़ाइए और ख़ास करके निजी क्षेत्र में बढ़ाइए, न्यायपालिका में बढ़ाइए। क्योंकि भाजपा को शेड्यूल कास्ट अपना दुश्मन मानता है और आरक्षण विरोधी मानता है। और हम जब आपके साथ आए हैं तो लोग यही कहता है कि आखिर क्यों जीतन मांझी वहाँ गया है। तो हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप अगर चाहिएगा तो ये काम कर दीजिएगा। उन्होंने बहुत समझा इस चीज़ को, ठीक आप करते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उन्होंने न तो न्यायपालिका में आरक्षण की बात की और न तो आरक्षण का विस्तार किया और न तो फिर जो हम कह रहे हाँ प्रमोशन में आरक्षण की बात किया था उसको उन्होंने नहीं किया। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात उनको भी हमने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ला दीजिए। आप तो
आपके सभी परिवार हैं, समूचे हिंदुस्तान के परिवार आप मानते हैं, तो आपके बच्चे वो लोग हैं जो पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और कोई 50 लाख रुपया दे के पढ़ाता है, ये है कोई ठीक बात? तो इसको आप रिड्रेस कर दीजिए। इन सब बातों को उनको कहा था, ये बात नहीं मानी गई। उसके बाद फिर हम इधर चले आए। आज भी हम कहते हैं, आज तो आरक्षण को और कमज़ोर कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। आज रेलवे में प्राइवेटाइजेशन करते हैं, हर चीज़ में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनियों में ये करवा रहे हैं। और हाँ, और आईएएस आईपीएस में जोड़िए कि एक नई व्यवस्था इन्होंने कम कर दी है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आईएएस की नियुक्ति होती है, प्रमोशन होता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर 13 पद कंपनियों से ला करके उन्होंने भरा है, जिसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया, और 40 पद और भरने जा रहे हैं, उसमें भी आरक्षण का कोई मतलब नहीं। तो आरक्षण को तो इन्होंने एक तरह से खिलवाड़ बना दिया है। तो हम कैसे उनको रहें, व्यक्तिगत चाहे जो हो जाए, लेकिन समाज का मामला है, इसलिए हम उनसे कभी नहीं, एनडीए से कभी नहीं पट सकता इस मामला। बहुत बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये जीतन राम मांझी जी थे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बेबाक बोलने वाले हैं, ईमानदारी से बोलने वाले हैं और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कोई दाग नहीं लगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं बिहार के, जिन्होंने साफ तौर पे ये तो कह दिया कि महागठबंधन के पास ऑप्शन है अभी कि वो अगर जो इनकी डिमांड है पार्टी के वजूद को बचाने के लिए उतनी सीटें अगर मिलती है तो वो महागठबंधन के साथ रह सकते हैं, नहीं तो एकला चलो की राह पर यानी अकेले विधानसभा चुनाव में हम पार्टी जा सकती है। कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश, संवाद लाइव।